डेफिनेशंस बहुत सारी हैं इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में, समझ रहे हो। तो साथ के साथ याद करते जाओ, समझो, पूरा अच्छे से क्लियर कर लो, और उनको रटने की बजाय अगर आपको उनके फॉर्मूले याद हो तो डेफिनेशन बनाना सीख जाओ, है ना, जिससे कि आप प्रॉपर लैंग्वेज में उसको लिख के आ पाओ। ऐसा आप कुछ भी नहीं लिख सकते हो, कोई डेफिनेशन आएगी तो आपने कुछ भी लिख दिया, नहीं, ऐसा नहीं कर सकते हो। 1 एम्पियर की जो डेफिनेशन है वो एक पर्टिकुलर तरीका है उसको लिखने का, आप वैसे ही लिखोगे। 1 वोल्ट भी वैसे ही लिखा जाएगा, आप कुछ भी नहीं लिख सकते हो कि उसकी डेफिनेशन में ये बना कर लिख दूंगा, नो। तो 1 एम्पियर, 1 ओम, 1 वोल्ट, है ना, ये जो डेफिनेशन अभी तक आ चुकी है, ये इनमें से कुछ ना कुछ पूछा ही जाएगा, इन तीनों में से एक ना एक तो आएगा ही आएगा। या 1 वॉट पूछ लिया जाता है, 1 किलोवाट आवर पूछ लिया जाता है, किसे कहते हैं। फिर इसके अलावा बहुत सारी डेफिनेशन और भी आ गई हैं, जैसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, इनकी डेफिनेशन क्या है, इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन क्या है ना। और इसके अलावा फैक्टर अफेक्टिंग रेजिस्टेंस, वेरी इंपॉर्टेंट वाला टॉपिक है। रेजिस्टिविटी की डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो टॉपिक बहुत सारे इकट्ठे होते चले जाएंगे, फिर एक बार में अगर उनको याद करने बैठोगे तो फिर से आपको लगेगा अरे इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर नहीं आता, कम आता है मुझे। अभी मैंने जितने भी न्यूमेरिकल किए हैं वो तो अभी फटाफट से समझ आ रहे हैं कि फॉर्मूला दे रखा है, फॉर्मूला पता है, 2 वैल्यू दे रखी है, वैल्यू पुट की, आंसर आ गया। तो ये अभी बड़े आसानी से समझ में आ जाएंगे। चैप्टर ऐसे ही खत्म भी हो जाएगा, स्मूथली फ्लो करता रहेगा, खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर आप डेली की डेली नहीं कर रहे हो तो फिर आपको जब पढ़ने बैठोगे तो बहुत सारी चीज़ें समझ नहीं आएंगी कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या था, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या था, है ना। फैक्टर अफेक्टिंग रेजिस्टेंस में लेंथ की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो है, लेकिन क्यों है, तो वो सारी चीज़ें। तो ये अभी के अभी क्लियर करते जाओ, साथ साथ याद करते जाओ, तो चैप्टर तैयार होगा। नहीं तो आप ये काम करके देखना, 10 दिन तक इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में जो पढ़ाता हूँ केवल पढ़ो और बस छोड़ दो, फिर 10 दिन बाद करके देखना तो आपको कुछ नहीं आता होगा, पक्की बात है। फिर आप दोबारा बोलोगे इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर फिर से करा दो, और मैं फिर यही पढ़ा रहूँगा, आप फिर यही पढ़ रहे होगे, आपको फिर भी उतनी ही बात समझ में आ रही होगी जितनी अभी आ रही है, और फिर दोबारा 10 दिन बाद फिर से वैसे ही हो जाएगा। तो ये तरीका नहीं है पढ़ने का, तरीका यही है कि आपको डेली जितने टॉपिक कराए जा रहे हैं उतना डेली के डेली कर लो, ठीक है ना, इकट्ठा नहीं करो उनको। देखो इसमें एक और हमारे पास जो टॉपिक है वो है रेजिस्टेंस ऑफ अ सिस्टम ऑफ रजिस्टर, ठीक है। हमने एक कंडक्टर का रेजिस्टर देख लिया, रेजिस्टेंस देख लिया कैसे निकालते हैं, जिसका रेजिस्टेंस R हो वो V/I के इक्वल होता है, ठीक है, ये हम पढ़ चुके हैं ओम्स लॉ में। अब हम बहुत सारे रेजिस्टेंस लगाएंगे, ठीक है, तब देखेंगे क्या होता है। तो हम जो एक्चुअल में करने वाले हैं वो है, इस टॉपिक को हम कह सकते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर, कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर, ठीक है। देखो सबसे पहली चीज तो ये कि जो मैं पहला कॉम्बिनेशन लगा रहा हूं रजिस्टर का वो इन सीरीज में लगा रहा हूं। जब भी किसी भी डिवाइस, जब भी किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में एक या 2 या 2 से ज्यादा रजिस्टर यूज किए जाते हैं तो हम कहते हैं कि वहां पर रजिस्टर का कॉम्बिनेशन यूज किया गया है। जब भी 2 या 2 से ज्यादा रजिस्टर लगाए जाते हैं तो उनके लगाने के कई तरीके हो सकते हैं, जिनमें से एक तरीका है सीरीज में लगाने का। कैसा लगाने का? सीरीज में लगाने का। तो जब भी 2 रजिस्टर हेड टू टेल, टेल टू हेड, हेड टू टेल, टेल टू हेड, इस तरह से ज्वाइन कर दिए जाते हैं, या मैं इसको ऐसे ना कहकर ऐसे कहूं एंड टू एंड ज्वाइन कर दिए जाते हैं, तो वो जो रजिस्टर का कॉम्बिनेशन होता है वो सीरीज कॉम्बिनेशन कहलाता है। फिर से जब भी 2 रजिस्टर, 2 या 2 से ज्यादा रजिस्टर, ये एक रजिस्टर हो गया, ये यहां पर एंड हो गया, अब फिर से एक नया रजिस्टर आने वाला है, ये एंड हुआ, ये नया रजिस्टर आ गया, ये एंड हो गया, अब एक नया आने वाला है। तो जब भी 2 या 2 से ज्यादा रजिस्टर एंड टू एंड ज्वाइन किए जाते हैं, एंड टू एंड, है ना, ये सब एंड टू एंड ज्वाइन है, तब वहां पर जो कॉम्बिनेशन है वो क्या कहलाता है? सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर। क्लियर है ये वाली बात? या एक दूसरी डेफिनेशन बना लो, जब भी 2 या 2 से ज्यादा रजिस्टर इस तरह से कनेक्ट किए जाते हैं सच दैट कि उनसे फ्लो होने वाले करंट की वैल्यू सेम रहती है, तो रजिस्टर का वो कॉम्बिनेशन सीरीज कॉम्बिनेशन कहलाता है, ठीक है। जब भी 2 या 2 से ज्यादा रजिस्टर इस तरह से कनेक्ट किए जाते हैं सच दैट कि उनमें से फ्लो होने वाले करंट की वैल्यू सेम रहती है,
तो वो रजिस्टर कैसे लगे हुए हैं, सीरीज में लगे हुए हैं। ठीक है, तो ये इसकी डेफिनेशन है सीरीज कॉम्बिनेशन की। ओके, अब ये मैंने 3 रजिस्टर यूज कर लिए। मैंने माना कि इस रजिस्टर का रेजिस्टेंस है R1, इस रजिस्टर का रेजिस्टेंस है R2, इस रजिस्टर का रेजिस्टेंस है R3, और इन सब को मैंने एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया है सच दैट कि उस बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस है V, और यहाँ पर मैंने एक स्विच यूज किया है और ये कनेक्ट हो गया। ठीक, जैसे ही स्विच ऑन होगा तो आप जानते हो कि यहाँ से करंट फ्लो होगा। क्या फ्लो होगा, करंट। करंट फ्लो होने का मीनिंग ये है कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन चलना स्टार्ट हो जाएंगे। हालांकि आप जानते हो कि इलेक्ट्रॉन इधर से चलना स्टार्ट होते हैं, लेकिन लैंग्वेज के लिए मैं सिर्फ, क्योंकि कन्वेंशन करंट की बातें कर रहा हूं, तो आप जानते हो कि यहाँ से यहाँ करंट चलना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, करंट चलना स्टार्ट होगा मतलब इलेक्ट्रॉन चलना स्टार्ट होंगे। जब भी कहीं पर यह बोला जाएगा कि करंट फ्लो हो रहा है, इस बात का मीनिंग क्या होता है, इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं। इस बात का मीनिंग यही है। तो देखो, यहां से इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं और यहां पहुंच गए। मैंने माना कि यहां से 100 इलेक्ट्रॉनों ने अपनी जर्नी शुरू करी होगी। ठीक है, 100 इलेक्ट्रॉन अपनी जर्नी शुरू करते हैं और यहां पहुंच गए। ये इलेक्ट्रॉन को कौन पुश करके यहां पर पहुंचा रहा है, सेल या बैटरी। ठीक, इस बैटरी ने इनको 100 इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दी और इन्होंने अपनी जर्नी शुरू की और यहां पहुंच गए। जब ये 100 इलेक्ट्रॉन यहां पर पहुंचे तो उनके सामने ऐसा रास्ता आया, जैसे माउंटेन आते हैं हमारे सामने, है ना। अब वो माउंटेन हम चढ़ के गए, नीचे उतर गए, फिर चढ़ के गए, नीचे उतर गए, फिर चढ़ के गए, नीचे उतर गए। ठीक, ये वाली बात आ रही समझ में। अगर आपको मैं ऐसे रास्ते पर जाने के लिए बोल दूं कि आपको एक पहाड़ चढ़ना है, फिर नीचे उतरना है, फिर चढ़ना है, फिर नीचे उतरना है, बताइए आपकी एनर्जी जितनी यहां पर है उतनी ही होगी या कुछ कमी महसूस होगी आपको? तो आंसर कुछ कमी महसूस होगी। क्यों? क्योंकि हम कुछ काम कर रहे हैं, चढ़ने उतरने का काम कर रहे हैं। तो ये जो 100 इलेक्ट्रॉन हैं जो यहां पहुंचे थे, जब ये ऐसा रास्ता पार करते हैं तो इनकी एनर्जी में कमी आ जाती है। इस बात का मतलब ये है कि जब ये इलेक्ट्रॉन यहां से चले थे तो इनके पास कितनी एनर्जी थी, वी एनर्जी थी। या और समझाने के लिए मैं कहता हूं, चलो एग्जाम्पल के लिए सपोज करो ये 5 वोल्ट का लगाया है, तो मैंने कहा 5 जूल एनर्जी थी, एग्जाम्पल के लिए सिर्फ। ठीक है, तो ये 100 के 100 खड़े हुए यहाँ पर 5 जूल एनर्जी के साथ। अब उन्होंने ऐसा रास्ता चला तो इनकी एनर्जी में कमी आ गई। तो हमने कहा कि यहाँ पर जब एनर्जी जो होगी वो दूसरी होगी, मतलब कम हो गई होगी। तो यहाँ पर सपोज करो 3 जूल रह गई। कितनी रह गई? एग्जाम्पल के लिए 3 जूल रह गई। ठीक है ना। तो अब यहाँ पर कितनी थी सर? तो आंसर है 5 जूल। यहाँ पर कितनी है? 3 जूल। तो इन दोनों के बीच में एक पोटेंशियल का क्या आ गया? डिफरेंस। क्या क्रिएट हो गया बोलो? डिफरेंस। कितने का? 2 जूल। हुआ या नहीं हुआ? ठीक है, समझ आ गई बात। तो इसका मतलब यहां पर कुछ V1 कुछ रहा होगा, यानी एनर्जी V नहीं होगी, इस जगह पर एनर्जी कितनी होगी? V1। ठीक, अच्छा, फिर जब ये यहां से आगे फिर चले, फिर इन्होंने अपनी यात्रा शुरू की और यहां पहुंचे, और यहां पर आने पर मैंने माना कि 2 जूल रही होगी। तो इसका मतलब यहां पर कुछ और एनर्जी होगी, यहां पर कुछ और एनर्जी है ना, एनर्जी और कम हो गई होगी। तो वो एनर्जी कम होकर मैंने माना कितनी रह गई होगी? V2। ठीक है, इसी तरह से यहां पर कितनी होगी? V3। तो बिल्कुल सिंपल सा मैं ये कह रहा हूं कि जब ये इलेक्ट्रॉन यहां से चलना स्टार्ट होंगे और यहां पहुंचेंगे तो इनकी एनर्जी में हर बार कमी आएगी, लेकिन क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमेशा 100 ही रहेंगे, चेंज तो नहीं होंगे, रास्ते में कोई खोएगा तो नहीं। 100 के 100 ऐसे उतरेंगे, फिर आगे जाएंगे, फिर 100 उतरेंगे। तो अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन उतने ही हैं तो टोटल चार्ज उतना ही है। तो हम जानते हैं कि करंट जो होता है वो Q/T के इक्वल होता है। अगर टोटल नंबर ऑफ चार्ज में कोई चेंज नहीं आ रहा है तो किस में चेंज नहीं आएगा? करंट में। 100 इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं तो 100 के 100 वहां पर इलेक्ट्रॉन करंट बना रहे होंगे हर जगह। तो इसका मतलब आप ये कह रहे हो कि यहां पर 100 गए तो यहां पर 100 ने कितना करंट बनाया होगा? I। यहां पर कितना बना रहे थे? I। तो यहां पर भी कितना होगा? I। यहां पर कोई खोया तो नहीं इलेक्ट्रॉन? अगर नहीं खोया तो यहां पर कितने जा रहे हैं? 100। तो यहां पर कितना करंट बनेगा बोलिए? I। फिर यहां पर भी कोई रास्ते में नहीं खोया, फिर यहां पर देखा यहां पर 100 इलेक्ट्रॉन गए तो यहां पर करंट कितना बनेगा? I। तो यहां पर एक बात समझना बहुत जरूरी है कि I सेम क्यों रहा और V अलग अलग क्यों हो गया। ये बात आपको समझ आ गई? मैंने क्या बताया? एनर्जी तो कम हो रही होगी, बट क्या कम नहीं हो रहा होगा? करंट। क्यों कम नहीं हो रहा होगा? क्योंकि क्या कम नहीं हो रहे? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन।
नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर कम नहीं हो रहे, क्योंकि आप जानते हो ना Q किसके इक्वल होता है, बोलो Ne के। अगर इसमें चेंज नहीं आ रहा है तो किस में चेंज नहीं आ रहा होगा, Q में, और इसमें चेंज नहीं आ रहा तो किस में चेंज नहीं आ रहा होगा, I में। ठीक, तो हर जगह I कैसा रहने वाला है, सेम। ठीक, तो इसका मतलब रजिस्टर का ऐसा कॉम्बिनेशन जिसमें करंट की वैल्यू सेम रहती है, ऐसा कॉम्बिनेशन सीरीज कॉम्बिनेशन कहलाता है। ठीक है, हम जानते हैं कि ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग V इक्वल होता है किसके, IR के। ठीक है, आप एक बात बताइए, अगर यहां पर 5 जूल एनर्जी थी एग्जाम्पल के लिए, तो यही 5 जूल एनर्जी लेकर खर्च करके ये यहां से यहां पहुंचे होंगे, तो यहां पर जितनी भी एनर्जी होगी वो सब कहां से ली गई होगी, यहीं से, जो यहां पर टोटल था। तो यहां पर जो टोटल एनर्जी है वो इन सब एनर्जी के किसके इक्वल होगा, सम के इक्वल। किसके इक्वल होगा, सम के। जैसे एग्जांपल के लिए 5 में से मान लो 2 जूल यहां पर खर्च कर ली होगी, है ना, 1 जूल यहां पर खर्च कर ली, फिर 2 जूल यहां खर्च कर ली, फिर रास्ता चढ़ना उतरना बंद हो गया, है ना। तो ये टोटल जो 2 + 1 + 2 है ना, ये किसके इक्वल आएगा, इसके। ठीक है ना, क्लियर है ये वाली बात। तो इसका मतलब आप ये कह रहे हो कि जो टोटल वोल्टेज है जो दिया था वो डिस्ट्रीब्यूट हुआ किस किस में, V1 में, V2 में और V3 में, ऐसे ही होगा। और ये सब किसके इक्वल चल रहा है, बोलो किसके इक्वल चल रहा है, IR के। अच्छा, अब मुझे एक बात बताओ बच्चों, अगर V = IR होता है तो इस रजिस्टर के लिए V1 किसके इक्वल होगा, बताइए, I × R1। V किसके इक्वल होता है, IR के। तो यहां पर V1 किसके इक्वल होगा, बोलो I × R1 के। ठीक, तो यहां पर V1 की जगह लिखूंगा IR1। क्लियर है। यहां पर V किसके इक्वल होगा, IR के, तो यहां पर I कितना है, I, और R कितना है, R2। तो यहां पर V2 की जगह क्या लिख रहे होगे, बोलो IR2। सिमिलरली B3 बताइए कितना होगा, IR3। ये वाला स्टेप नहीं समझ आया, ये सब स्टेप सबको समझ आ गया। इस सर्किट का ये जो टोटल वोल्टेज है ये किसके इक्वल होगा, तो आंसर है I × इस सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस, जिसको हम RS से डिनोट कर रहे हैं। टोटल रेजिस्टेंस को किससे डिनोट कर रहे हैं, RS से, रेजिस्टेंस इन सीरीज। ठीक है, तो इंडिविजुअल का निकालोगे तब भी वो ये ऐसे निकलेगा, V = क्या निकलेगा, IR, V = IR, V = IR। ये ठीक, इन सब में से क्या कॉमन आ रहा है, I, तो क्या आ जाएगा, R1, R2 और R3, और इधर I और RS, I से I कैंसिल, तो R1 + R2 + R3 ये इक्वल आया किसके, RS के। तो टोटल रेजिस्टेंस, या हम कहते हैं इसको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ दिस सर्किट इज इक्वल्स टू सम ऑफ इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। ठीक है, R1 + R2 + R3। अब क्योंकि हमने एक ऐसा सर्किट बनाया था जिसमें 3 रजिस्टर लगाए थे, इसलिए ये R1 + R2 + R3 लिखा गया। अगर यहां पर n रजिस्टर लगा दें हम, तो वो किसके इक्वल होगा, टोटल या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस किसके इक्वल होगा, R1 + R2 + R3 प्लस ... कहां तक, Rn तक। तो 2 रजिस्टर लगाओगे तो R1 + R2 रहेगा, 3 लगाओगे तो R3 तक जाएगा, 4 लगाओगे तो R4 तक जाएगा, n लगाओगे तो सम कहां तक जाएगा, Rn तक जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास फॉर्मूला बना। तो रजिस्टर जब हम सीरीज में लगाते हैं तो वहां पर कौन सेम रहता है, बताओ, सेम कौन रहता है, करंट। ये लिख देता हूं I। ठीक, ये हमने डिस्कस कर लिया। अच्छा, डिस्ट्रीब्यूट कौन होता है, डिस्ट्रीब्यूट कौन होता है, वोल्टेज, ये बट जाता है सब में, है ना। और रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो होता है वो किससे ग्रेटर होता है, ऑलवेज ग्रेटर होता है, या इक्वल भी हो सकता है इंडिविजुअल रेजिस्टेंस के, इंडिविजुअल रेजिस्टेंस के। इस बात का क्या मतलब है, इस बात का मतलब ये है
कि अगर आपके पास कोई एक ऐसा सर्किट गिवन है, मान लीजिए इस तरह से, ये एक रजिस्टर है, ये एक रजिस्टर है, ये एक रजिस्टर है, इसका रेजिस्टेंस है 2 ओम, इसका रेजिस्टेंस है 3 ओम, इसका रेजिस्टेंस है 5 ओम। मैंने आपको बोला कि इस सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालकर बताइए। क्या निकालने के लिए दिया है? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। ठीक, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला बताइए। तो आंसर है, क्योंकि ये सर तीनों जो आपने लगाए हैं वो एंड टू एंड ज्वाइन कर दिए हैं, इसलिए सीरीज कॉम्बिनेशन है। अगर ये सीरीज कॉम्बिनेशन है तो इसके इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो होगा वो इन तीनों रेजिस्टेंस के सम के इक्वल होना चाहिए, जिसका फॉर्मूला अगर मैं लिखूं तो वो ये है R1 प्लस R2 प्लस R3। R1 की वैल्यू 2, R2 3 और R3 5। ठीक, तो मेरा जो फाइनल आंसर आया वो कितना आया? 10 ओम आया बच्चों, 10 ओम। ठीक, ये क्या, ये जो 10 ओम वैल्यू है वो किसकी वैल्यू है बताओ? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की। किसकी? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। ये जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का आंसर आया है ये हर एक इंडिविजुअल रेजिस्टेंस से ज्यादा है या नहीं है? है या नहीं है? है। तो इसका मतलब ये है कि जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का आंसर होता है वो ऑलवेज जितने भी इंडिविजुअल रजिस्टर होंगे या रेजिस्टेंस होंगे उनके हमेशा ग्रेटर होगा। हमेशा कैसा होगा? ग्रेटर। अगर मान लो आप कोई एक ऐसा सर्किट बना रहे हो जिसमें सिर्फ एक रजिस्टर लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है? एक रजिस्टर, ठीक है ना, इसका रेजिस्टेंस है 2 ओम, तो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताइए किसके इक्वल होगा? तो आंसर RS किसके इक्वल होगा? सिर्फ R1 के, आया ना? तो यही R1 है हमारा, तो RS हमारा किसके इक्वल हो गया? 2 ओम के इक्वल। तो हमारा जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है या तो इक्वल होगा, इक्वल किस केस में होगा? जब सिर्फ एक रजिस्टर यूज होगा, हालांकि वो कॉम्बिनेशन वाला केस नहीं होगा, तो उसका कोई पॉइंट नहीं बनता है। ठीक है, तो लेकिन हाँ, ये अगर एक केस बनाया जाए तो हम कह सकते हैं कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस या तो इक्वल होगा या ऑलवेज इंडिविजुअल जितने भी हैं उन सबसे कैसा होगा? ग्रेटर। तो कॉम्बिनेशन के लिए आप सिर्फ ग्रेटर कहना शुरू कर दो, ओके है, क्योंकि कॉम्बिनेशन की डेफिनेशन तो हमने 2 या 2 से ज्यादा रजिस्टर के लिए बनाई है ना। तो ये वाला केस आप मत भी लेकर चलो, चलेगा, कोई बात नहीं। आप सिर्फ ये लेकर चल लो कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो होता है वो ऑलवेज क्या होता है? ग्रेटर होता है। किससे? इंडिविजुअल रेजिस्टेंस से। ठीक है, ये हमारे पास 3 रिजल्ट बने हैं। इसके तीनों रिजल्ट आपको क्लियर होने चाहिए, तब हम इससे आगे बढ़ सकते हैं। करंट सेम क्यों है समझ आ गया? करंट सेम क्यों है समझ आ गया? V डिस्ट्रीब्यूट क्यों हो रहा है समझ आ गया? और रेजिस्टेंस ज्यादा क्यों होता है? क्योंकि यहां पर प्लस हो रही है चीज। अगर प्लस होकर इसका आंसर आता है तो हमेशा ये चीज तो बड़ा ही आंसर आता होगा इनके इंडिविजुअल से। ठीक है ना? तो ये 3 चीजें समझने वाली थी। देखिए सेकंड मैं यहां पर लिख रहा हूं, सेकंड जो कॉम्बिनेशन हम पढ़ेंगे वो है पैरेलल कॉम्बिनेशन। when register are in parallel। पहला हमने पढ़ा R in series, दूसरा R in parallel। ठीक है, तो पैरेलल की डेफिनेशन आप ऐसा बनाओगे। देखो बच्चों, मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, 2 पॉइंट कंसीडर कर रहा हूँ। ये जो कंडक्टर है, इस कंडक्टर पर 2 पॉइंट, एक A पॉइंट और एक B पॉइंट। इन दोनों पॉइंट के बीच में मैं रजिस्टर लगा रहा हूँ। अगर मैं वो रजिस्टर एंड टू एंड लगा दूंगा तो आप जानते हो सीरीज कॉम्बिनेशन होगा। अगर मैं रजिस्टर इस तरह से लगाता हूं कि एक रजिस्टर इधर, एक रजिस्टर इधर, एक रजिस्टर इधर, ठीक है, इस एंड इसी पॉइंट से ज्वाइन कर दिए तीनों के एंड। ठीक है ना? और जो दूसरा वाला एंड है, थोड़ा सा और आगे बनाता हूं, तो दूसरा वाला एंड है वो ये है उन रजिस्टर का। एक रजिस्टर का एंड ये है, दूसरा ये, तीसरा ये। तो मतलब मैंने क्या किया है, जो रजिस्टर हैं, एक रजिस्टर का ये एक एंड यहाँ पर, एक एंड इस पॉइंट पर जोड़ दिया। ठीक, फिर दूसरे वाला रजिस्टर लिया, उसका एक एंड इस पॉइंट पर, एक एंड इस पॉइंट पर। ठीक है, तीसरा वाला रजिस्टर मैंने लिया, उसमें भी यही किया मैंने कि उसका एक एंड यहाँ पर जोड़ दिया, एक एंड यहाँ पर। तो जब भी रजिस्टर के एंड बिटवीन 2 पॉइंट ऑफ द कंडक्टर कनेक्ट किए जाते हैं तो वो जो कॉम्बिनेशन होता है रजिस्टर का वो क्या कहलाता है? पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, जब भी
दो या दो से ज्यादा रजिस्टर के एंड पॉइंट, कंडक्टर के दो पॉइंट के बीच में कनेक्ट कर दिए जाते हैं, तो वो जो कॉम्बिनेशन होता है वो क्या कहलाता है? पैरेलल कॉम्बिनेशन। एक डेफिनेशन। दूसरी डेफिनेशन ये बना सकते हो कि रजिस्टर का ऐसा कॉम्बिनेशन सच दैट कि उनके पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू हर एक रजिस्टर में सेम रहे, वो कॉम्बिनेशन क्या कहलाता है? कॉम्बिनेशन इन पैरेलल। ठीक है, सीरीज के केस में क्या सेम रहे? इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, रजिस्टर का ऐसा कॉम्बिनेशन जिसमें इलेक्ट्रिक करंट सेम रहे वो सीरीज कॉम्बिनेशन कहलाता है। रजिस्टर का ऐसा कॉम्बिनेशन जिसमें पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहे वो क्या कहलाता है? बोलो, पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक, अब वो क्यों रहता है सेम उसको हम समझ लेते हैं। मैंने माना कि ये जो रजिस्टर हैं इनका पहला ये इसका रेजिस्टेंस R1 है, इस रजिस्टर का रेजिस्टेंस R2 है और इसका रेजिस्टेंस R3। ठीक, यहां पर हमने एक पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया हुआ है V, ये। ठीक है, अब देखो बच्चों सुनो ध्यान से, जब आप सीरीज कॉम्बिनेशन की बातें कर रहे थे तो आपने उसको ऐसे समझाया था कि अगर यहां पर हम बैटरी लगाएंगे और रजिस्टर को इस तरह से कनेक्ट करेंगे तो यहां पर जो एनर्जी होगी वो इसको चढ़ने उतरने में खर्च होगी। इसलिए ये जो एनर्जी V दी जा रही है ये हर जगह पर कैसी होगी? अलग अलग। कैसी होगी? अलग अलग। ये वाली बात क्लियर है? अच्छा, अब यहां पर सुनना ध्यान से बात को। ये V जो लिखा हुआ है ये एक्चुअल में क्या है? एनर्जी। जब भी मैं कहूं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल तो आप सोचना कि मैं एनर्जी कह रहा हूं, है ना? तो ये जो एनर्जी दी जा रही है इन इलेक्ट्रॉनों को, ये यहां पर लेकर पहुंचे। मैंने माना कि यहां पर 100 इलेक्ट्रॉन पहुंचे। ठीक, और कितनी एनर्जी लेकर पहुंचे? एग्जाम्पल के लिए सिर्फ 100 जूल एनर्जी लेकर पहुंचे। कितनी? 100 जूल एनर्जी लेकर पहुंचे। ठीक, अब जब ये यहां पर 100 जूल एनर्जी लेकर जब इलेक्ट्रॉन पहुंचे तो बताइए यहां पर जब ये इलेक्ट्रॉन आएंगे, जितने भी आए, हमें नहीं पता कितने आएंगे, 100 में से कुछ इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे, कुछ इधर जाएंगे, कुछ इधर जाएंगे, सब जितना मन होगा उतने जाएंगे। तो मैंने माना सिर्फ एग्जाम्पल के लिए कि मान लो 20 इधर गए होंगे, 50 इधर गए होंगे और 30 इधर गए होंगे। ऐसे बताइए जब यहां पर इलेक्ट्रॉन खड़े हुए थे 100 इलेक्ट्रॉन, तो वहां पर उनके पास कितनी एनर्जी थी? ईच इलेक्ट्रॉन के पास कितनी एनर्जी थी? 100 जूल। जब यहां पर आकर खड़े हो गए तब भी ईच इलेक्ट्रॉन के पास कितनी एनर्जी है? 100 जूल। यहां पर ईच इलेक्ट्रॉन के पास कितनी एनर्जी है? 100 जूल। और यहां पर भी 100 जूल। हाँ या ना? क्लियर है ये वाली बात? तो सर यहां कैसे अलग हो गई थी? तो आंसर है कि यहां पर अगर 100 जूल के साथ खड़े हुए थे तो जब इलेक्ट्रॉन, पहला वाला इलेक्ट्रॉन सोचो जो अंदर एंटर किया होगा, तो वो चल के गया होगा तो उसकी एनर्जी में कुछ कमी आई होगी। ठीक, तो वो जब यहां पर पहुंचा होगा तो उसकी एनर्जी, ईच इलेक्ट्रॉन की, एक इलेक्ट्रॉन की एनर्जी में कमी आ गई होगी, आई होगी। फिर उसने ये काम किया होगा, फिर उसी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी में और कमी आई होगी, फिर उसने ये काम किया होगा, फिर और कमी आई होगी। जबकि यहां क्या हो रहा सर? यहां पर 100 जूल एनर्जी के साथ ये इलेक्ट्रॉन गया, 100 जूल में कुछ कमी आई यहां पर जाने पर। ठीक है, मैंने कहा कुछ रही होगी 20, एग्जाम्पल के लिए मैंने कहा कुछ 20 रह गई, 20 कमी आ गई, उसमें 20 कमी आ गई तो मैं 80 लिख देता हूं। चलो यहां पर कितनी? 80। फिर ईच इलेक्ट्रॉन ऐसा ही पाथ कवर कर रहा है तो इसमें फिर से यहां पर कितना हुआ? 80। फिर ईच इलेक्ट्रॉन ऐसा ही एक पाथ कवर कर रहा है तो हर एक इलेक्ट्रॉन यहां पर भी कितना दिखाई दिया? 80। तो बताइए यहां 100 है, यहां 80 है, तो हर जगह पोटेंशियल डिफरेंस कितना हुआ? तो आंसर है 20। कितना हुआ? 20। 100 माइनस 80 कितना? 20। 20 जूल एनर्जी खर्च हो रही है हर जगह पर। तो यानी पोटेंशियल डिफरेंस सब जगह कैसा रहने वाला है? सेम। ठीक है, ये जो मैं यहां पर वैल्यूज लिखता हूं ये सिर्फ एग्जाम्पल के लिए हैं, इनको आप कोई भी एग्जाम में मत लिख कर आ जाना कि ये 100 है, ये 80 है, ऐसा कुछ। ठीक है, सिर्फ समझाने के लिए ये वैल्यू मैं यहां लिख रहा हूं, क्योंकि जो एनर्जी की बातें होनी है वो सब वोल्ट में होनी चाहिए, मैं यहां पर जूल में कहता हूं, जिससे कि बातें समझ में आ जाए। ठीक है, क्लियर है ये वाली बात? अब दूसरी बात पर आ जाओ बच्चों।
यहां पर कितने इलेक्ट्रॉन हैं 100, यहां पर गए 20, ठीक है चलो लिखता हूं 20, यहां पर गए 30 या यहां पर गए 50, ऐसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अलग अलग जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अलग अलग तो कौन अलग अलग, टोटल चार्ज, टोटल चार्ज इस जगह 20 के हिसाब से जाएगा, इस जगह 30, इस जगह 50। अगर टोटल चार्ज अलग अलग तो कौन अलग अलग, इलेक्ट्रिक करंट, क्योंकि हम जानते हैं जो करंट होता है वो किसके इक्वल होता है, Q अपॉन T के, और Q किसके इक्वल होता है बोलो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन, है ना। तो अगर ये अलग अलग होगा तो कौन अलग अलग हो जाएगा, Q, और फिर कौन अलग अलग हो जाएगा, I, होगा या नहीं होगा, है ना। इसमें क्यों नहीं हो रहा था बताओ, क्योंकि यहां पर कितने इलेक्ट्रॉन थे 100, फिर यहां पर भी कितने पहुंचे 100, फिर 100, फिर 100, सब जगह 100 100 पहुंच रहे थे। जबकि यहां पर अगर हम देखें तो यहां 20, यहां पर 30, यहां पर 50, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अलग अलग जा रहे हैं, तो वो अलग अलग जाएंगे तो चार्ज अलग अलग हो जाएगा, तो वहां पर करंट भी हम कहेंगे अलग अलग फ्लो हो रहा है, ठीक। तो इसीलिए यहां पर लिखा जाएगा इसका I1 कुछ करंट रहा होगा, इसका I2 और इसका I3। क्लियर हुई बात। तो इसका मतलब यह है कि जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता, वो सेम रहता है, मुझे ऐसा लिखना चाहिए। सेम कौन रहता है इस वाले केस में बताओ, पोटेंशियल डिफरेंस। डिस्ट्रीब्यूट कौन हो रहा है बोलो, डिस्ट्रीब्यूट करंट, इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। अब इसके आगे की बात करते हैं। अगर करंट डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है तो जो यहां से करंट चला था ये इन इंडिविजुअल करंट के सम के इक्वल होगा। इस बात का मतलब यही तो हुआ कि 20, 30 और 50 यहां जोड़ दें तो फिर से कितने आ जाएंगे 100, है ना। तो इसका मतलब I जो ये लिखा हुआ है ये किसके इक्वल होना चाहिए, I1 प्लस I2 प्लस I3, इसके इक्वल होना चाहिए। अब आप जानते हो कि V किसके इक्वल होता है, IR के, बट यहां से हम I का फॉर्मूला निकालें तो वो किसके इक्वल होना चाहिए बोलो, V अपॉन R के। तो जो टोटल करंट होगा इस सर्किट का वो इस सर्किट के टोटल पोटेंशियल डिफरेंस और टोटल रेजिस्टेंस के इक्वल होगा। यहां जो टोटल रेजिस्टेंस है इसको मैं पैरेलल से डिनोट कर रहा हूं, ठीक है, किससे, R पैरेलल। क्लियर है ये बात। अच्छा, तो यानी कि I कहीं पर लिखा होगा उसे क्या लिखा जाता है, V बाय R। तो आप बताइए कि ये जो फर्स्ट वाला जो रजिस्टर है यहां पर जो पोटेंशियल डिफरेंस, सॉरी करंट की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, जबकि मैं ये कह रहा हूं कि यहां पर सब जगह पोटेंशियल डिफरेंस कितना रहा होगा, V सेम रहा होगा। तो बताइए I1 किसके इक्वल होना चाहिए, जबकि I किसके इक्वल होता है, V अपॉन R के इक्वल होता है ना। तो यहां पर I1 किसके इक्वल होगा बताओ, V अपॉन R1 के, ठीक। तो यहां पर लिख दिया V अपॉन R1। ऐसे ही क्योंकि I V अपॉन R के इक्वल होता है तो यहां पर I2 किसके इक्वल होगा बोलो, V अपॉन R2 के, ठीक। तो ये लिख दिया मैंने। सिमिलरली यहां पर आ गया V अपॉन R3। ये समझ आ गया, कोई डाउट नहीं, ठीक। इन सब में से क्या कॉमन आ रहा है, V कॉमन आ रहा है, क्या बच जाएगा 1 अपॉन R1, 1 अपॉन R2 एंड 1 अपॉन R3। V से V कैंसिल, ठीक है। तो क्या बच गया मेरे पास, 1 अपॉन RP इज इक्वल्स टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। ये जब 3 रजिस्टर लगाए जाएंगे पैरेलल तब उसका फॉर्मूला बना। ऐसे बच्चों अगर 4 रजिस्टर लगाए जा रहे होते तो यहां पर प्लस में 1 अपॉन R4 चल रहा होता, और अगर ऐसे n रजिस्टर लगाए जा रहे होते तो प्लस में 1 अपॉन Rn चल रहा होता। क्लियर है ये वाली बात, ठीक। अब हम एक काम करते हैं, 3 रजिस्टर को पैरेलल में लगा लेते हैं इन 2 पॉइंट के बीच में। ठीक है, ऐसे लगा दिया मैंने कुछ। अब ये इसका 2 ओम, इसका 3 ओम और इसका 5 ओम ये रजिस्टर है, ठीक है। तो इस सर्किट का
इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल कर बताओ। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस किसके इक्वल होता है? 1/R1, 1 और 1 ये वाला फॉर्मूला क्यों लिखा हमने? ये वाला फॉर्मूला क्यों नहीं लिखा? R इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3, ये क्यों नहीं लिखा? क्योंकि ये पैरेलल में, ठीक। तो 1/RP इक्वल्स टू, ये तीनों पैरेलल में लगे, आपको कैसे पता चला? क्योंकि ये जो 3 रजिस्टर हैं वो 2 पॉइंट के बीच में कनेक्ट कर दिए गए हैं, एंड टू एंड कनेक्ट नहीं किए गए, ठीक है। इसलिए 1/R1 की वैल्यू कितनी है? 2, R2 की वैल्यू 3, R3 की वैल्यू 5। सॉल्व कर लो। सॉल्व करने के लिए इनका एलसीएम लेना होगा। एलसीएम इनका कितना आएगा बताइए? 5, 3 और 2, कितना एलसीएम आएगा? 30। तो यहां पर कितना बनेगा? यहां पर कितना बनेगा? यहां पर कितना बनेगा? 6। तो इन सबको ऐड करा लो, कितना बनेगा ये? 31 अपॉन में क्या? 30। ओके, RP की वैल्यू कितनी आएगी यहां से? देखो ये 1/RP लिखा हुआ है, अगर ये RP निकालना हो आपको तो इधर उल्टा कर दो, तो इधर भी उल्टा हो जाएगा। तो 30 अपॉन में क्या आएगा? 31। ये जो आंसर आएगा, क्योंकि नीचे वाला नंबर बड़ा है ऊपर वाला छोटा है, तो ये आंसर 0 पॉइंट समथिंग ही तो आ रहा होगा, है ना। कितना बन रहा होगा एक बार करके भी देख लेता हूं मैं। 30 को 31 से डिवाइड हम कराएंगे, तो यहां लिख लेता हूं 30 डिवाइडेड बाय 31, 0.96 इतना बन रहा है, इतना ओम, ठीक। ये मैंने डिवाइड करा कर देख लिया। अब ये 0.96 जो आंसर आया ये 1 से छोटा है ना। तो ये आप ऑब्जर्व करो यहां पर कि 0.96 जो इसका आंसर आया है वो जितने भी यहां पर रेजिस्टेंस है उन सबसे छोटा है या नहीं है? इंडिविजुअल रेजिस्टेंस के आंसर से कैसा है? छोटा। जबकि रेजिस्टेंस इन सीरीज का जब हमने क्वेश्चन किया था तो उसमें आंसर हमारा 10 ओम आ रहा था, यही 3 रजिस्टर लेकर, है ना। यही तो 3 लिए थे मैंने, 2, 3 और 5। तो वहां पर रेजिस्टेंस कितना आ रहा था? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 10 ओम। वो 10 ओम इन सब इंडिविजुअल वैल्यू से ज्यादा था, जबकि यहां पर जो आंसर आ रहा है वो इन इंडिविजुअल जो रेजिस्टेंस है उनकी वैल्यू से कम आ रहा है। तो इसका मतलब आप ये कह रहे हो कि जब भी पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है तो पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहता है, करंट डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, और जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो लेस होता है, किससे? इंडिविजुअल रेजिस्टेंस से, ठीक है। इंडिविजुअल रेजिस्टेंस से लेस होता है हमेशा, ठीक है। ये आपको 3 बातें पता होनी चाहिए। पोटेंशियल डिफरेंस क्यों सेम रहता है? क्लियर है ये वाली बात? और सोच लो, इलेक्ट्रिक करंट सबका अलग अलग क्यों हो जाता होगा पैरेलल में, ये क्लियर है। और रेजिस्टेंस की वैल्यू कम आती है, ये मैंने आपको एग्जांपल देकर समझा दिया यहाँ पर, ठीक है। एक क्वेश्चन करके दिखा दिया तो उसमें वैल्यू कम आई थी। ये हो गया आपका कॉम्बिनेशन इन पैरेलल। एक पेज नंबर है 212 और सीरीज कॉम्बिनेशन पर बेस्ड ये एक एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 12.7। 12.7 जो ये एग्जांपल है इसमें आपको एक फिगर गिवन है। सबसे पहले मैं वो फिगर बना रहा हूँ। एक रजिस्टर लगाया हुआ है, इसके बाद फिर एक बल्ब, और फिर इसके बाद ये वायर के साथ एक बैटरी को कनेक्ट किया। ये जो बैटरी यहाँ कनेक्ट की गई है ये 6 वोल्ट की बैटरी है, और फिर यहाँ पर एक एमीटर लगा दिया और एक की लगा दी। इस तरह का एक फिगर गिवन है हमें, ठीक है। नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ठीक है। ये एमीटर के कनेक्शन भी देख लो कैसे लगे हुए हैं। नेगेटिव वाला किससे कनेक्ट होता है? नेगेटिव से, और पॉजिटिव वाला पॉजिटिव से, ठीक है। इस तरह से रहता है। तो एन इलेक्ट्रिक लैम्प हुज रेजिस्टेंस इज 20 ओम एंड अ कंडक्टर ऑफ 4 ओम, ठीक है। एक कंडक्टर है ये 4 ओम का, आर कनेक्टेड टू अ 6 वोल्ट बैटरी। इलेक्ट्रिक ये लैंप जो है ये 20 ओम की है, ठीक है।
अच्छा 6 वोल्ट बैटरी से लगाया। कैलकुलेट द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, ये आपको निकाल कर देना है। ओके, बिल्कुल आसान होगा इसको निकालना। कैसे निकालेंगे, देखिए ध्यान दीजिए, ये वाला जो लोड है और ये वाला जो लोड है, ये दोनों एक दूसरे के साथ कैसे लगे हुए हैं, सीरीज में। सीरीज में अगर ये लगे हुए हैं तो इनका जो टोटल रेजिस्टेंस होगा उसको हम RS से डिनोट कर देंगे। ये जो टोटल रेजिस्टेंस है ये इन दोनों रेजिस्टेंस के सम के इक्वल होगा, ये आपने पढ़ा है। ये हमारे लिए R1 है और ये हमारे लिए R2 है। ठीक, R1 की वैल्यू हमारे पास कितनी है 4, R2 की वैल्यू कितनी है 20, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 24 ओम। तो इस सर्किट का जो टोटल रेजिस्टेंस है वो 24 ओम है। इस पूरे सर्किट की बात कर रहा हूँ। ठीक, टोटल रेजिस्टेंस। अच्छा, अब सेकेंड पार्ट में उसने कहा है द करंट थ्रू द सर्किट, इस सर्किट से कितना करंट फ्लो हो रहा होगा वो बताना है। तो मैंने माना कि यहाँ से I करंट फ्लो हो रहा होगा। हम जानते हैं कि V जो होता है वो IR के इक्वल होता है बाय ओम्स लॉ। यहाँ से अगर हम I का फॉर्मूला, क्योंकि हमें I निकालना है, तो उसका फॉर्मूला कितना होता होगा V/R। क्या होता होगा V/R। ठीक है, ओम्स लॉ क्यों लगा रहे हो, I निकालने के लिए। तो आंसर है हमें V पता है, R पता है, तो हम I निकाल लेंगे। ठीक, तो V की वैल्यू हमारे पास है 6, R आपने मुझे निकाल कर बता दिया था 24। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा 1/4। ओके, और 1/4 को हम क्या लिख सकते हैं 0.25। ऐसा क्या, इतना क्या एम्पियर, क्योंकि आप करंट निकाल रहे हो ना, इसलिए इतना आंसर एम्पियर में आ जाएगा। तो ये एक आसान पार्ट हो गया। फिर इसके बाद बच्चों पूछा है द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द इलेक्ट्रिक लैंप ऑफ द कंडक्टर। पहला पार्ट तो हमारा ये हो गया, दूसरा पार्ट हमने ये कर लिया। तीसरे पार्ट में वो जानना चाहता है कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द लैंप, लैंप के अक्रॉस बताना है। अब हम जानते हैं कि जब सीरीज में सीरीज कॉम्बिनेशन जब होता है तो ये जो वोल्टेज है ये डिवाइड हो जाता है। यहाँ पर कुछ V1 वोल्टेज गया होगा और यहाँ पर कुछ V2 वोल्टेज गया होगा। ये वाली बात सही है। अच्छा, एक बात और, जब सीरीज कॉम्बिनेशन होता है तो करंट की वैल्यू सेम रहती है। तो यहाँ पर जो करंट आया होगा वो भी I होगा और यहाँ पर जो करंट आया होगा वो भी कितना होगा I। ठीक, अब इस जगह पर जो V2 होगा वो किसके इक्वल होगा, तो आंसर है IR2 के। किसके इक्वल होगा, IR2 के। होगा या नहीं होगा, V किसके इक्वल होता है बोलो, IR के। तो यहाँ पर जो V2 होगा वो किसके इक्वल होता होगा, IR2 के। होगा या नहीं होगा, है ना। तो यहाँ पर हमें V2 निकाल कर देना है, वो इक्वल होगा IR2 के। यहाँ पर V2 पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द लैंप है। I की वैल्यू ये आपने मुझे निकाल कर बता दी थी 0.25, और R2 की वैल्यू यानी लैंप का रेजिस्टेंस 20 ओम है ये। ठीक है, तो हमारा जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा लैंप के अक्रॉस वो कितना होगा 5 वोल्ट। अगर यहाँ 5 वोल्ट है तो बता सकते हैं यहाँ पर डायरेक्टली कितना रहा होगा, कितना 1 वोल्ट, क्योंकि 6 वोल्ट चला था ना, तो उधर 5 वोल्ट है तो इधर 1 वोल्ट रहा होगा। ठीक है ना, तो ये हो गया हमारा थर्ड पार्ट। दोनों चीज़ों के लिए पूछा है द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द इलेक्ट्रिक लैंप एंड कंडक्टर ऑल्सो, है ना, दोनों के लिए बताना है। तो अगर V1 की बात की जाए तो वो V1 क्या होगा, हम हालांकि ये डायरेक्ट पता चल गया है हमें, वो 1 वोल्ट रहा होगा, लेकिन हमें निकाल कर भी दिखाना होगा। ठीक है ना, तो वो निकाल कर दिखाने के लिए कैसे निकाल कर दिखाओगे, तो आंसर है कि यहाँ पर जो V1 होगा वो IR1 के इक्वल होगा। जैसे V2 किसके इक्वल लिखा मैंने IR2, ऐसे V1 किसके इक्वल होगा IR1 के इक्वल। ठीक है, I की वैल्यू 0.25 है और R1 की वैल्यू कितनी है 4। इससे आंसर कितना आ जाएगा 1 वोल्ट। ठीक है, ये हो गया आपका एग्जाम्पल नंबर 12.7। क्लियर है ये वाली बात। तो फिर से ये कंडक्टर और ये लैंप ये सीरीज में लगे हुए हैं, तो इनका टोटल रेजिस्टेंस R1 + R2 करके निकाला जाएगा। ये तो बिल्कुल क्लियर है, फॉर्मूला हम पढ़ लिया। दूसरी बात फिर उसने पूछा है इस सर्किट में करंट कितना फ्लो हो रहा होगा। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट की वैल्यू कहीं चेंज तो होती नहीं है, तो यहाँ I, यहाँ पर I, सब जगह I रहने वाला है। तो वो I निकाला कैसे जाएगा, तो आंसर है ओम्स लॉ से।
ओम्स लॉ क्या होता है, V इक्वल्स टू आई आर, तो वहां से I V अपॉन आर के इक्वल होता होगा। V पता है, R आपने टोटल रेजिस्टेंस निकाल ही लिया है ना। तो यहाँ पर हमने 24 क्यों यूज किया, हमने 4 या 20 क्यों नहीं यूज किया? तो आंसर है कि आप करंट निकाल रहे हो। करंट क्या होगा, टोटल करंट। तो वोल्टेज भी आप क्या लेकर चलोगे, टोटल, है ना, और रेजिस्टेंस भी आप क्या लेकर चलोगे, टोटल, ठीक है ना। अच्छा ये हो गया। लेकिन जब आपसे पोटेंशियल डिफरेंस सिर्फ लैंप का पूछा जाएगा तो आप रेजिस्टेंस कौन सा वाला लगाओगे, सिर्फ लैंप वाला, ठीक है। फिर जब कंडक्टर का पूछा जाएगा तो रेजिस्टेंस किसका लगाओगे, सिर्फ कंडक्टर का। क्लियर है? इस तरह से होगा ये। इसके बाद नेक्स्ट देख लो एग्जाम्पल। नेक्स्ट चीज क्या है हमारे पास, इंटेक्स क्वेश्चन है। इंटेक्स क्वेश्चन देख लेते हैं। पेज नंबर है 213 और इस पर इंटेक्स जो क्वेश्चन है उसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, ड्रॉ अ सिस्टमैटिक डायग्राम ऑफ सर्किट कंसिस्टिंग ऑफ अ बैटरी ऑफ 3 सेल 2 वोल्ट ईच, a 5 ohm resistor, a 8 ohm resistor and 12 ohm resistor and a plug key all connected in series। ठीक है, इस तरह का हम लोग एक फिगर बना के तैयार करेंगे। तो बच्चों बनाते हैं, सबसे पहले तो हम एक सेल ले लेते हैं, ठीक है, एक बैटरी बना रहे हैं। जैसे जैसे उसने बोला है मैं वैसे वैसे बनाता जाऊंगा। एक बैटरी बनानी है, ईच फॉर 2 वोल्ट। तो कितने सेल लगाने हैं, 3 सेल लगाने हैं। तो मैंने ये एक सेल 2 वोल्ट का है, ये एक सेल 2 वोल्ट का, ये एक सेल 2 वोल्ट का, 3 लग गए। तो टोटल जो बैटरी है उसका टोटल वोल्टेज कितना हो गया, 6 वोल्ट हो गया। अच्छा, फिर यहां से हम लोगों को क्या करना है, यहां पर रजिस्टर लगाना है पहला 5 ओम का। फिर क्योंकि सीरीज में उसने लगाने के लिए बोला है तो फिर नेक्स्ट हम यहां से स्टार्ट कर देंगे। 5 ओम के बाद 8 ओम, फिर नेक्स्ट सीरीज में लगाना है 12 ओम, ठीक है। ये फिर ये लाओ वायर और एक प्लग की यहां पर लगा दो, ठीक है। ऐसे ये बन के तैयार हो गया। ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल। बिल्कुल आसान है ये तो बनाना, आया ना, आसान है। 3 रजिस्टर लगा दो, एक सेल, 3 सेल लगा दिए जिससे एक बैटरी बना दी, एक की लगा दी। अच्छा, और कुछ करना है, और कुछ नहीं करना है, सिर्फ ये फिगर बनाकर दिखाना था इस क्वेश्चन में, ठीक है। फिर वो सेकंड वाले क्वेश्चन में, इसी में इन टेक्स्ट में सेकंड में कह रहा है, इस सर्किट में जो क्वेश्चन नंबर 1 में है, पुटिंग एन एमीटर टू मेजर द इलेक्ट्रिक करंट थ्रू द रजिस्टर एंड अ वोल्टमीटर टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द 12 ओम रजिस्टर, व्हाट वुड बी द रीडिंग ऑफ एमीटर एंड वोल्टमीटर, ठीक है। तो देखो बच्चों, हम क्या कर रहे हैं, एक एमीटर लगा देते हैं। एमीटर हम सीरीज में लगाते हैं, ये बात आप पढ़ चुके हो पहले, तो मैं यहाँ लगा देता हूँ, आप कहीं भी लगा सकते हो। देखो ये सब चीज़ें अभी कैसी हैं, एंड टू एंड जॉइन है। जब ये बैटरी का देखो ये एंड है एक, इस एंड से फिर ये इसका शुरुआत हुआ, फिर इसका एंड हुआ, फिर इसका शुरुआत हुआ। तो ये सारी चीज़ें अभी जो लगी हुई हैं वो सब एंड टू एंड लगी हुई हैं, ये सब सीरीज में लगी हुई हैं। इसी तरह से हम एमीटर लगा देते हैं ये सीरीज में यहाँ पर, ठीक है। एमीटर लग गया। अब वो इसकी रीडिंग पूछ रहा है आपसे कितनी होगी, है ना। इसकी रीडिंग, एमीटर क्या बताता है, करंट की वैल्यू को बताता है। तो बेसिकली वो ये पूछ रहा है करंट बताओ कितना है इस सर्किट में, है ना, उतना ही तो दिखाएगा एमीटर। तो आपको करंट की वैल्यू निकाल कर देनी है। अब आप मुझे बताइए करंट की वैल्यू कैसे निकाली जाएगी इस सर्किट में। तो आंसर है I इक्वल्स टू V अपॉन आर, I इक्वल्स टू V अपॉन आर। अब V तो पता है आपको, लेकिन टोटल R नहीं पता है अभी, पहले आपको टोटल R निकालना पड़ेगा। तो मैं पहले टोटल R निकाल लेता हूं। टोटल R की जो वैल्यू होगी वो R1 प्लस R2 प्लस R3 के इक्वल होगी, ठीक है। R1 की वैल्यू आपने 5 बताई है, R2 8 और R3 12, ठीक है। तो ये कितना हो गया, 25 ओम आ गया। अब आपके पास टोटल रेजिस्टेंस है, टोटल वोल्टेज है। अब आप I निकाल सकते हो। I का फॉर्मूला डायरेक्टली याद कर लो, ओम्स लॉ से क्या बनता है, V बाय R। V की वैल्यू आपने मुझे 6 बताई है और R आपने 25 निकाल कर दिया, ठीक है। तो ये कितना बना, 6/25। इसको आप कैलकुलेट कर लो, जो भी है वो आपका आंसर बन जाएगा,
ठीक है, तो हम डिवाइड करा लेते हैं 6 को 25 से, तो ये 0.24 बन जाएगा, वो मैं यहाँ लिख देता हूँ, इतना एम्पियर, क्योंकि करंट निकाल रहे हैं। आसान है बिल्कुल। अच्छा, फिर उसने वोल्ट मीटर की रीडिंग पूछी थी, किसके अक्रॉस? 12 ओम वाले के अक्रॉस पूछा था। आप जानते हो कि जब सीरीज में चीजें लगी होती हैं तो वहां पर जो वोल्टेज जाता है वो V1, V2 और V3 में डिवाइड हो जाता है, हाँ या ना? तो यहाँ पर ये सपोज करो V1 होगा, यहाँ पर वोल्टेज V2 रहा होगा, यहाँ पर V3, तो वो आपसे V3 पूछ रहा है। करंट की जो वैल्यू जाएगी वो सब जगह क्या रहेगी? सेम, I और I, वो तो सेम रहेगी। तो आप मुझे बताइए कि यहाँ पर जो V3 है वो कैसे निकाला जाएगा? तो ऐसे फर्स्ट क्वेश्चन में निकाला था। हम जानते हैं कि V किसके इक्वल होता है? IR के। अगर सर V1 पूछते आप तो हम कहते IR1, आप V2 पूछोगे तो हम कहेंगे IR2, ऐसे V3 पूछोगे तो हम क्या कहेंगे? IR3, है ना? तो V3 की जो वैल्यू है, मतलब जो आप एमीटर लगाओगे यहाँ पर, एमीटर आप जानते हो पैरेलल लगाया जाएगा दो एंड के बीच में, सॉरी वोल्ट मीटर यहाँ पर पैरेलल लगा दिया हमने, और ये जो वोल्ट मीटर रीडिंग दिखा रहा होगा वो ये दिखा रहा होगा V इक्वल्स टू V3 लिख देता हूँ यहाँ पर, V3 इक्वल्स टू IR3, V3 ऐसे ही ठीक है। I की वैल्यू आपने निकाल ली है कितनी? 0.24, और R3 की वैल्यू कितनी रखी जाएगी बताओ? किसके अक्रॉस निकालना है? 12 ओम के अक्रॉस निकालना है ना, तो इनटू में क्या रखा जाएगा? 12, ठीक है। इसको आप सॉल्व कर लो, 0.24 ले लो और उसका मल्टीप्लाई करा लो 12 से, ठीक है। ये 2.88 बनेगा, वो मैं यहां पर लिख देता हूं, 2.88 वोल्ट, ये आपका आंसर बन जाएगा, ठीक है। तो ये 2.88 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस कहां का निकला बताओ? 12 ओम पर, 12 ओम पर जहां पर जहां पर जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो इतना होगा, 6 में से इतना, ठीक है। फिर यहां कुछ और रहा होगा, यहां कुछ और, लेकिन सिर्फ उसी का पूछा गया तो हमने वो निकाल दिया। इस तरह से आपके ये दोनों इंटेक्स क्वेश्चन हो जाएंगे। पहले में आपको डायग्राम बनाने के लिए दिया है और दूसरे में आपको करंट निकालने के लिए दिया है। करंट निकालने के लिए आपको टोटल रेजिस्टेंस चाहिए ही होगा, तो आप निकाल लो पहले, फिर वैल्यू पुट कर दो उसकी, ठीक है। ये हो गए इंटेक्स क्वेश्चन इसके। अच्छा, अब इसके बाद बढ़ते हैं बच्चों आगे, और हम चले जाते हैं पेज नंबर 214 पर, ठीक है। पेज नंबर 214 पर डायग्राम दिया है क्या? नहीं, डायग्राम नहीं दिया हुआ है। 12.10 वाला कोई डायग्राम है वो यूज करना है, 12.10। अच्छा, इधर दिया हुआ है वो डायग्राम, हमें यूज करके पेज नंबर 213 पर एक डायग्राम जो उन्होंने पैरेलल कॉम्बिनेशन को समझाने के लिए बनाया था, वो कह रहे हैं कि उसी डायग्राम को आप यूज कर लो और उनके रेजिस्टेंस की वैल्यू अब आपको दे दी जा रही है। इस तरह से ठीक है ये, और यहाँ पर एक बैटरी भी लगी हुई है और एक की लगी हुई है, ठीक है, ये बना दिया। अब ये जो 3 रजिस्टर हैं, अब क्वेश्चन पर जा रहा हूं मैं, जो कि पेज नंबर 214 पर दे रखा है। पेज नंबर है 214, एग्जाम्पल नंबर है 12.8। इसमें बोल रहा है कि ये जो फिगर है, इस फिगर में अगर R1 की वैल्यू 5 ओम, R2 की वैल्यू 10 ओम और R3 की वैल्यू 30 ओम ली जाए, सच दैट यहाँ पर जो बैटरी यूज की जाए वो 12 वोल्ट की हो, तो आप इस सर्किट में ईच रजिस्टर में से, ईच रजिस्टर के थ्रू कितना करंट होगा ये निकाल कर बताइए। इस सर्किट का टोटल करंट भी बताइए और टोटल सर्किट का रेजिस्टेंस भी बताइए, ठीक है। तो उसने जिस सीक्वेंस में आंसर पूछे हैं, हम उस सीक्वेंस में न देकर हमारी नीड के हिसाब से हम पहले आंसर देंगे। मतलब हम सबसे पहले निकालेंगे इस सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस, जो कि इसके सी पार्ट का आंसर हो जाएगा जो इसने पूछा है, ठीक। फिर उसने बी पार्ट में पूछा है करंट, तो मैं टोटल करंट, तो मेरे पास टोटल रेजिस्टेंस होगा, टोटल वोल्टेज है तो मैं करंट निकाल लूंगा, ठीक।
फिर थर्ड पार्ट में मैं इसका जो ए पार्ट उसने पूछा है उसको सॉल्व करूंगा, जिसमें ईच पार्ट के करंट इंडिविजुअल निकाल कर दिखाऊंगा। ठीक है, तो आप जानते हो बच्चों ये जो कॉम्बिनेशन है ये एक पैरेलल कॉम्बिनेशन है। हमें कैसे पता चला ये पैरेलल है? तो आंसर है कि यहाँ पर जो रजिस्टर लगे हुए हैं वो बिटवीन द 2 पॉइंट ऑफ सर्किट लगे हुए हैं, तो इसलिए रजिस्टर का कॉम्बिनेशन पैरेलल कॉम्बिनेशन कहलाएगा। पैरेलल कॉम्बिनेशन में आपने एक फॉर्मूला सिखाया था, वो था 1/RP इक्वल होना चाहिए 1/R1 1/R2 प्लस 1/R3 के। इसमें से मैंने माना कि ये R1 होगा, ये R2 और ये R3 होगा। तो टोटल जो रेजिस्टेंस होगा पैरेलल कॉम्बिनेशन का वो निकाला जाएगा 1/5 1/10 एंड 1/30। वैल्यू पुट कर दी। इसके बाद के स्टेप आप जानते हो पहले से, एलसीएम लिया जाना चाहिए। एलसीएम आएगा 30, यहाँ पर लिखा जाएगा 6, यहाँ पर 3 और यहाँ पर 1, और इधर चल रहा है 1/RP। 1/RP ऐसे ही ठीक है। ये 10 बन गया ऊपर, ये ठीक लिखा मैंने, और नीचे 30, ये 1 जा और ये 3 जा, ऐसा हो गया। तो कंपेयर कराओ आरपी की वैल्यू कितनी आ गई 3, या ऐसा मान लो ये उल्टा कर दिया तो फिर ये भी उल्टा हो गया। ठीक है, तो जो टोटल रेजिस्टेंस आ रहा है सर्किट का निकलकर फॉर्मूले से वो 3 ओम निकल कर आ रहा है। ठीक है, अब आपके पास टोटल रेजिस्टेंस है तो टोटल करंट निकाल सकते हो आप, क्योंकि आपके पास टोटल वोल्टेज है और टोटल रेजिस्टेंस है, तो करंट निकाल लेते हैं। करंट का फॉर्मूला आपने बताया है, क्या बताया बच्चों? I इक्वल टू क्या होता है? V/R। V इक्वल टू IR से ये बन जाता है ना, I इक्वल टू V/R। ओके, V की वैल्यू आपने बताई है 12 वोल्ट यूज करनी है, और R आपने मुझे निकाल कर बता दिया था 3 ओम। तो यहाँ से जो करंट की वैल्यू आएगी वो 4 एम्पियर आ जाएगी। ठीक है, तो ये तो बच्चों हमारा हो गया सी पार्ट जो सबसे लास्ट में पूछा था। ठीक है, ये वाला बी पार्ट जो सर्किट का टोटल करंट है। अब उसने ए पार्ट में जो पूछे हैं वो सबके इंडिविजुअल करंट पूछे हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि पैरेलल कॉम्बिनेशन के केस में जो यहाँ पर सर्किट का जो करंट होता है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो यहाँ पर अलग करंट जाएगा I1, यहाँ पर अलग जाएगा I2, यहाँ पर अलग जाएगा I3। और हम ये भी जानते हैं कि पैरेलल कॉम्बिनेशन के केस में पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहता है। तो इस बात का मतलब ये हो गया कि यहाँ पर भी V, यहाँ पर भी V और यहाँ पर भी V रहने वाला है। क्लियर है ये वाली बात, है ना? V का मतलब 12 वोल्ट रहने वाला है सब जगह। तो अब अगर मैं बात करूँ 1 बाय 1, सबसे पहले जैसे फॉर R1 या फॉर 5 ओम, 5 ओम वाले रजिस्टर के लिए I1 की वैल्यू, करंट उसमें कितना फ्लो हो रहा होगा ये जानना है। तो बताइए I किसके इक्वल होता है? तो आंसर है, आपने कहा V/R के इक्वल, तो बताइए I1 किसके इक्वल होता होगा? तो आंसर है V/R1 के इक्वल। क्लियर है ये वाली बात? तो I1 इक्वल्स टू V/R1। V की वैल्यू सब जगह 12 रहेगी, R1 5 ओम रेजिस्टेंस के लिए निकाल रहे हैं, यहाँ से मेरे पास I1 की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो ये कितना आया बच्चों आपका निकल कर? 12/5 कराया आपने, ये 2.4 बन गया। ठीक है, ये मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 2.4 एम्पियर। अच्छा, फिर निकालते हैं हम लोग फॉर 10 ओम। तो 10 ओम वाले में कितना करंट फ्लो हो रहा है? हमने माना I2। I2 किसके इक्वल होगा? तो आंसर है V/R2 के। ठीक है, V/R2। V की वैल्यू थ्रू आउट द क्वेश्चन 12 वोल्ट लेंगे, क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन की बातें करनी है, और 12 ओम सॉरी इसमें R2 की जो वैल्यू लेनी है वो 10 लेनी है, तो ये 1.2 एम्पियर। ये दूसरा काम हो गया। अब तीसरे वाले रजिस्टर में निकालो फॉर 30 ओम। 30 ओम यानी I3 निकालना है। I3 किसके इक्वल होगा? I3 किसके इक्वल होगा? जैसे I1 V/R1 के इक्वल है, I2 V/R2 के इक्वल है, तो I3 किसके इक्वल होता होगा? V/R3 के इक्वल, है ना? V 12 लेकर चलना है और R3 30 लेकर चलना है। ठीक है, 12/30। तो यहाँ पर मैं इसको डिवाइड करा लेता हूँ, 12 डिवाइडेड बाय 30, ये 0.4 बनेगा, 0.4 एम्पियर। ठीक है, क्लियर है ये वाली बात?
तो इस तरह से ये बन जाएगा। तो इस क्वेश्चन में हमने अलग अलग करंट क्यों निकाला, तो आंसर है कि ये जो कॉम्बिनेशन है वो पैरेलल कॉम्बिनेशन है। पैरेलल कॉम्बिनेशन के केस में जितने रजिस्टर होंगे उन सब में अलग अलग करंट होगा, अलग अलग करंट होगा, इसलिए उनकी वैल्यू अलग अलग निकाली जानी चाहिए अगर पूछेगा क्वेश्चन में तो, ठीक है। और V की वैल्यू थ्रू आउट द सेम रहेगी। अगर यही क्वेश्चन सीरीज का होता तो वहां पर I थ्रू आउट सेम रहता, किसकी वैल्यू निकाली जानी चाहिए, V1 V2 V3 की, वोल्टेज वहां पर डिस्ट्रीब्यूट होता। तो इस तरह से होगा ये 12.8। पेज नंबर 215 है और एग्जाम्पल नंबर है 12.9। ये जो अभी तक हमने दो एग्जाम्पल देखे 12.7 एंड 8, 7 वाला सीरीज पर बेस्ड था, 8 वाला पैरेलल पर बेस्ड था। अब जो ये 12.9 है ये पैरेलल और सीरीज दोनों पर बेस्ड है, ठीक है, यानी कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है। तो इसमें हमें एक फिगर गिवन है, वो सबसे पहले एक फिगर बना रहा हूँ। इस तरह से एक बैटरी लगाई हुई है, ठीक है, और यहाँ पर दो रजिस्टर लगाए हुए हैं, दोनों रजिस्टर पैरेलल हैं। इस तरह से पैरेलल रजिस्टर लगा दिए। फिर नीचे आए और यहाँ पर फिर से एक और कॉम्बिनेशन बनाया, इधर ऐसे और ऐसे, ठीक है। इस तरह का क्वेश्चन है। क्वेश्चन में कह रहा है कि ये जो फिगर है, इस फिगर में R1 की वैल्यू 10 ओम है, R2 की वैल्यू 40 ओम है, R3 की वैल्यू 30 ओम है, R4 कितना बच्चों 20 ओम, R5 60 ओम। तो क्या कम आ रहा था इसमें, आई कम आ रहा था, इससे आवाज़ गड़बड़ हो रही थी बार बार। तो ये हमने सारा लिख लिया। और ये बैटरी कितनी है ये लिख लेते हैं। हाँ, बैटरी जो है वो बच्चों 12 वोल्ट की है, ठीक है। कैलकुलेट द टोटल रेजिस्टेंस इन द सर्किट एंड टोटल करंट, ठीक है। ये एक आसान वाला क्वेश्चन है, देखिए कैसे करेंगे। टोटल करंट बताना है एक तो मुझे, आई की वैल्यू कितनी है, ठीक है, ये आई कितना है ये बताना है, और टोटल रेजिस्टेंस बताना है। ओके, तो आप मुझे एक बात बताइए, टोटल करंट निकालने के लिए आपको किस किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। तो आंसर है I इक्वल्स टू V अपॉन R होता है। V हमारे पास है टोटल, अब हमें टोटल रेजिस्टेंस की ज़रूरत पड़ेगी, तो पहले हम टोटल R निकालेंगे, फिर टोटल I निकाल लेंगे, ठीक है। टोटल R निकालने के लिए सर्किट का पहले हमें यहाँ पर ये जो कॉम्बिनेशन है इसको सॉल्व करना होगा, फिर इसको सॉल्व करना होगा, फिर उन्हें आपस में सॉल्व करना होगा, ठीक। तो पहले ये वाला जो कॉम्बिनेशन है, फर्स्ट कॉम्बिनेशन, इसका नाम मैंने फर्स्ट कॉम्बिनेशन रख दिया, ठीक है। फर्स्ट वाला जो कॉम्बिनेशन है, पहले इसका टोटल रेजिस्टेंस निकालो। तो ये दोनों जो रजिस्टर हैं वो कैसे लगे हुए हैं, पैरेलल। कैसे लगे हुए हैं, पैरेलल लगे हुए हैं। कैसे पता चला मुझे, तो आंसर है ये दो पॉइंट के बीच में लगे हुए हैं ऐसे। तो ये कैसे हैं, पैरेलल, ठीक है। तो पहले जो फर्स्ट कॉम्बिनेशन है उसका रेजिस्टेंस निकालते हैं। इसका नाम रख देते हैं, क्या नाम रखें, R फर्स्ट, ऐसे नाम रख दिया मैंने, ठीक है, R फर्स्ट। ये किसके इक्वल होगा, सॉरी मुझे लिखना चाहिए 1 अपॉन R फर्स्ट, ऐसे लिखना चाहिए,
किसके इक्वल होगा? तो आंसर है 1/R1 प्लस 1/R2। ठीक है, ऐसे यहाँ पर आप RP वगैरह कुछ और कुछ भी लिख सकते हो, नेसेसरी नहीं है, ऐसे लिखो। ठीक है, ये आ गया। अब 1/R फर्स्ट, R1 की वैल्यू कितनी है? 10, R2 की वैल्यू कितनी है? 40। सॉल्व करिए, कितना बनेगा बोलिए? एलसीएम 40 और 10 4 जा 1/R फर्स्ट इक्वल्स टू, ये कितना बना था? 5/40, जिसको हम क्या लिख सकते हैं? 1/8। इसका रेसिप्रोकल कर दिया आपने, तो जो आपका R फर्स्ट निकल कर आया वो 8 ओम आया। तो हम क्या कर रहे हैं कि ये इन दोनों का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो 8 ओम है, तो फिर मैं इन दोनों रजिस्टर को हटा देता हूं यहां से, और इनके बदले में जो इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो यहां पर लगा देता हूं। उन दोनों को मिलाकर कितने ओम? 8 ओम का एक रेजिस्टेंस बन गया। ठीक है, फिर अब इसके बाद इन तीनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालो। तो इसको मैंने सेकंड नाम दिया थोड़ी देर के लिए। अब 1/R सेकंड किसके इक्वल होगा? 1/R3 प्लस 1/R4 प्लस 1/R5। ये R3 R4 R5 है। ठीक, अब इसको सॉल्व करो तो 1/R सेकंड किसके इक्वल होगा? 1/30 प्लस 1/20 प्लस 1/60। यहाँ से 1/R सेकंड इक्वल्स टू एलसीएम कितना आया? 60। ऊपर कितना कितना लिखा गया? 2 3 और 1, ऐसे लिखा गया। फिर ये ऊपर बन गया यहाँ पर कितना? 6 और अपॉन 60 या 1/10। तो 1/R सेकंड इक्वल्स टू 1/10, या मैं ये लिखूं कि R सेकंड जो है वो किसके इक्वल है? 10 ओम के। तो जैसे ऊपर कैलकुलेशन की गई वैसे नीचे यहाँ पर कैलकुलेशन कर ली गई। तो इन तीनों को मिलाकर, जो इन तीनों रेजिस्टेंस को मिलाकर अगर एक रेजिस्टेंस बनाया जाए तो वो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 10 ओम का है। तो मैंने यहाँ से हटा दिया, इनके बदले में मैंने एक रजिस्टर लगा दिया, कितने का? 10 ओम का। ठीक है यहाँ तक। अब इसके बाद अभी भी सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस नहीं निकला है। ठीक है, क्योंकि अभी सिर्फ पहले हमने इतनी जगह का निकाला, फिर इतनी जगह का निकाला। अब इस सर्किट का पूरे का निकालना है। तो अब इस सर्किट में ये जो दो रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, इनको ध्यान से आप देखोगे तो ये कैसे लगे हुए हैं? सीरीज में। कैसे लगे हुए हैं? सीरीज में। यहां से चलोगे, इसका एंड हुआ, फिर देखो इसका स्टार्टिंग हो गई, है ना। तो ये कैसे जुड़े हुए हैं? एंड टू एंड। तो यहां पर करंट इस तरह से चलेगा सेम। तो ये सीरीज में आ गया। अब तो अब हम फाइनली अपना टोटल रेजिस्टेंस निकालते हैं सर्किट का। तो वो होगा RP इक्वल्स टू रेजिस्टेंस फर्स्ट प्लस रेजिस्टेंस सेकंड, उन दोनों के इक्वल, सम के इक्वल। ठीक है ना। अब रेजिस्टेंस फर्स्ट कितना है हमारे पास? 8। रेजिस्टेंस सेकंड कितना है? 10। ये वाला फॉर्मूला क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि अब कौन सा कॉम्बिनेशन है? सीरीज। पहले ये वाला लगाया था क्योंकि पैरेलल था। ठीक, अब ये कितना बन गया बोलो? 18 ओम। ये जो निकल कर आया है ये इस सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस है। ठीक है, इसको आप RP से डिनोट ना करके R से डिनोट कर दो, सिंपली R। ठीक, अच्छा, अब आपके पास R है, V है, अब आप क्या निकाल सकते हो? I। तो I की वैल्यू किसके इक्वल होती है? तो आंसर है V/R के। V हमारे पास क्वेश्चन में कितना है? 12। R निकाल लिया, तो 12/18 कराएंगे तब हमारा आंसर आना चाहिए। कितना बनेगा? 0.666, या मैं 0.67 लिख दूं थोड़ी देर के लिए, इतना एम्पियर। ये बिल्कुल आसान है। ठीक है ना। तो जब कॉम्बिनेशन होंगे तो पहले उनको अलग सॉल्व करो, उनको अलग सॉल्व करो, फिर उनके इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस लिख लो, जैसे मैंने लिख लिए हैं ये। फिर उनको ध्यान से देखो कि अब ये पैरेलल है कि सीरीज में है ना। इस तरह से देखो। हमें कैसे पता चला कि ये दोनों पैरेलल हैं या सीरीज में है? बताओ। तो आंसर है, देखने का सबसे आसान वाला जो तरीका वो ये है
कि अगर यहाँ से I करंट चला होगा, ठीक, करंट चल रहा है मतलब इलेक्ट्रॉन चल रहे हैं, ऐसा सोचा हमने। तो ठीक है, इलेक्ट्रॉन चले चले, ये चले चले, यहाँ चले चले, कोई दूसरा रास्ता नहीं मिला उन्हें, ठीक। लेकिन अगर कभी इस तरह का सर्किट बना होता है, जैसे यहाँ पर मैं बनाता हूँ ऐसे, ये, ठीक है, ऐसे ये बना होता है और ऐसे बना तो है ना, इस तरह का सर्किट जब बना था यहाँ पर पहले, है ना, तो जब यहाँ पर जब करंट आता है तो वो करंट के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनके सामने एक कई रास्ते वहाँ पर इकट्ठे हो जाते हैं, है ना, कई रास्ते आ जाते हैं, तो उनके पास चॉइस हो जाती है कि वो इधर जाएं या इधर जाएं। लेकिन यहाँ पर आप देखो, जब ये इलेक्ट्रॉन चलेंगे तो इनके पास चॉइस क्या है, इधर से इधर ही मुड़ना पड़ेगा उन्हें, फिर मुड़ने के बाद फिर इधर मुड़ना पड़ेगा, फिर इसमें से वही वाले इलेक्ट्रॉन पास कर रहे होंगे, है ना। तो यानी कि ये दोनों कैसे हुए, सेम इलेक्ट्रॉन पास कर रहे हैं उनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो यानी कि ये कैसा हुआ, सीरीज में, ठीक है। जबकि ये पैरेलल में क्यों कहा हमने कहा जब यहाँ पर जब इलेक्ट्रॉन आकर खड़े होंगे तो यहाँ पर उनके सामने 3 रास्ते होंगे, तो कोई कहीं जाएगा, कोई कहीं जाएगा, कोई कहीं जाएगा, है ना, ऐसे होना चाहिए। तो इसलिए ये सीरीज कॉम्बिनेशन कहा गया। ये हो गया 12.9 एग्जाम्पल। इसके बाद बच्चों बहुत अच्छे से क्वेश्चन दे रखे हैं जो कि इन टेक्स्ट क्वेश्चन है पेज नंबर 216 पर, वो मैं आपको दिखाता हूँ। Judge the equivalent resistance when the following are connected in parallel and अच्छा, 2 कॉम्बिनेशन है, उनको कनेक्टेड करना है आपको पैरेलल में और फिर उनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताना है। ये तो बड़े आसानी से बता देंगे। यहाँ पर 2 रेजिस्टेंस लगाने हैं तो 2 रास्ते बना दो, ठीक है, ऐसे। सीरीज होता तो एक ही रास्ते में चल रही होती चीजें, अब पैरेलल हैं तो 2 रास्ते बना कर दिया अलग अलग। एक ले लो 1 ओम का और एक 10⁶ ओम का। इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताओ कैसे निकालेंगे, बताइए। टोटल रेजिस्टेंस कैसे लगे हुए हैं, ये सीरीज में पैरेलल में, पैरेलल में लगे हुए हैं। तो पैरेलल का फॉर्मूला क्या है बोलो, 1/RP किसके इक्वल होता है बोलो, 1/R1 + 1/R2। बिल्कुल आसान है। ये हमारा R1 है, ये हमारा R2 है, तो 1/R1 की वैल्यू 1, 1/R2 की वैल्यू 10⁶ और 1/RP। इसको सॉल्व करना है। ये ठीक लिखा है मैंने, जस्ट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस व्हेन द फॉलोइंग आर कनेक्टेड इन पैरेलल, ठीक लिखा हुआ है। इसका एलसीएम कितना आएगा, 10⁶। यहाँ पर कितना लिखा होगा, 10⁶ + 1, इस तरह से। फिर इसका उल्टा कर दो, तो RP = 10⁶ अपॉन 10⁶ + 1। अब RP किसके इक्वल आया, 10⁶ अपॉन 10⁶ + 1 के। तो जब हमने पैरेलल कॉम्बिनेशन पढ़ा था तो बच्चों वहाँ पर 3 चीज़ें पढ़ी थी, ध्यान से सुनो। पैरेलल के केस में पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहता है, करंट डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, और थर्ड चीज़ क्या पढ़ी थी, जो टोटल रेजिस्टेंस होता है वो इंडिविजुअल रेजिस्टेंस से ऑलवेज कैसा होता है, कम, इंडिविजुअल रेजिस्टेंस से कम होगा, ठीक। तो अब हमारे पास कितने रेजिस्टेंस हैं बताओ, 2 हैं, एक 10⁶ और एक 1। तो हमारा जो फाइनल आंसर आएगा वो किससे कम होगा, इससे तो कम होगा, ये तो बड़ी क्वांटिटी है। जो फाइनल आंसर आता है वो इंडिविजुअल रेजिस्टेंस से भी कम होता है। तो इन दोनों में कम कौन है, ये। अब हमारा जो फाइनल आंसर आएगा वो किससे कम होगा, 1 से भी कम रहा होगा। वो यहाँ पर हमें दिखाई भी दे रहा है, ऊपर 10⁶ लिखा हुआ है, नीचे 1 ज़्यादा लिखा हुआ है, तो ये जो आंसर आएगा वो 0 पॉइंट समथिंग आएगा। तो ये जो आंसर है मैं कह सकता हूं कि क्या रहा होगा, <<1 ओम। क्या रहा होगा, <<1। इस तरह से लिख दिया मैंने। अच्छा, इसी तरह से बच्चों इसका एक और पार्ट आपसे पूछा हुआ है जिसमें 1 ओम 10⁸ और 10⁶ ओम को लगाना है, ठीक है। यहाँ पर 3 लगाने हैं इस बार, 1, 2
3, ऐसे 3 लगा दिए, ठीक है। तो 1 ओम 10 की पावर 6 और 10 की पावर 3, ठीक। अब इनका अगर हमें डायरेक्ट आंसर लिखना हो तो जो इनका टोटल रेजिस्टेंस होगा उसके बारे में हम क्या कह सकते हैं, बताओ। कि जो टोटल रेजिस्टेंस आ रहा होगा, जो सबसे छोटा वाला है इन तीनों में, उससे तो कम ही आ रहा होगा। ये निकाल सकते हैं इंडिविजुअल रेजिस्टेंस के बारे में। तो हमारा आंसर क्या होगा, लेस देन 1 ओम। वो वैल्यू इस तरह से निकाली जानी चाहिए, या हम डायरेक्ट भी कह सकते हैं, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ओके, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए। ये एक आसान वाला क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 2। ये पेज नंबर 216 के इंटेक्स्ट क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 1 था। अब क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाओ। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, एन इलेक्ट्रिक लैंप ऑफ 100 ओम, a toaster of resistance 50 ohm, a water filter of resistance 500 ohm are connected in parallel to 220 volt source। 3 चीजें हैं बच्चों, एक तो लैंप है, ठीक है, एक तो आपको लैंप बनानी है, ठीक है, एक आपको टोस्टर बनाना है, ठीक है, और एक और चीज लगानी, क्या लगानी है, लैंप लगाना है, टोस्टर लगाना है और एक वाटर फिल्टर लगाना है। ये मैंने वाटर फिल्टर लगा दिया है ऐसे, ठीक है। ये तीनों पैरेलल में लगाने हैं। ओके, अब इनके जो रेजिस्टेंस है वो लिख लेते हैं। लैंप का 100 ओम लेना है और टोस्टर का लेना है 50, और जो वाटर फिल्टर आप लगा रहे हो उसका 500 ओम लेना है। ये वैल्यू मैंने ठीक लिखी, ये वैल्यू ठीक लिखी, 100, 50 एंड 500, ठीक है। और इनको कनेक्ट किससे करना है, 220 वोल्ट के सोर्स से करना है। बन के तैयार हो गया सर्किट, ठीक है। अब आपको क्या क्या निकाल कर देना है बच्चों। What is the resistance of an electric iron connected to the same source that take as much current as all 3 appliances and what is the current through it। ये आपको निकाल कर देना है। ओके, तो पहले मेरी बात को सुनो ध्यान से कि हमें करना क्या है। यहाँ पर ये जो सोर्स है ये 220 वोल्ट की सोर्स है, ठीक है, 220 वोल्ट। इस 220 वोल्ट की सोर्स से ये 3 चीज़ें कनेक्टेड है। पहले मैं कुछ भी निकालूं इनमें से, मतलब मुझे जो जो पूछा गया मैं कुछ भी निकालूं, मुझे आई की ज़रूरत पड़ेगी। आई की ज़रूरत पड़ेगी तो मुझे आर की ज़रूरत पड़ेगी। किसकी ज़रूरत पड़ेगी, आर। आर कौन सा वाला, टोटल आर, है ना। अभी तो ये इंडिविजुअल आर पता है, टोटल आर की ज़रूरत पड़ेगी। तो मैं पहले क्या कर रहा हूँ, टोटल आर निकाल लेता हूँ। कैसे निकालूंगा बोलो, पैरेलल कॉम्बिनेशन के फॉर्मूले से, ठीक। अब मेरे पास टोटल आर है, वी है, तो क्या निकल कर आ जाएगा बोलो, आई निकल कर आ जाएगा, ठीक है। अब जब आई निकल कर आ जाएगा तो फिर उसने पूछा है व्हाट इज द करंट थ्रू इट, करंट पूछा है। फिर इसके बाद व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रिक आयरन कनेक्टेड टू द सेम सोर्स that take as much as current as all 3 appliances। ओके, जो टोटल करंट है उतना करंट अगर वो ले तो उसका रेजिस्टेंस कितना होगा ये निकाल कर देना है और करंट की वैल्यू बतानी है सर्किट के थ्रू, ठीक है। तो सबसे पहला काम मैं करता हूँ टोटल रेजिस्टेंस निकालना। टोटल रेजिस्टेंस क्यों निकाल रहे हो, क्योंकि मैं करंट की वैल्यू जानना चाहता हूँ। करंट की वैल्यू क्यों जानना चाहते हो, वो मैं इसलिए जानना चाहता हूँ क्योंकि उसने एक ऐसे रजिस्टर हमें निकाल कर देना है, एक ऐसा रजिस्टर हमें निकाल कर देना है सच दैट कि वो ये वाला करंट लेता हो और ये वाला वोल्टेज लेता हो, ठीक है ना। एक ऐसी हमें डिवाइस निकाल कर देनी है, ऐसी डिवाइस का रेजिस्टेंस निकाल कर देना है जितना ये तीनों लेते हैं उतना वो अकेला लेता हो करंट, और इसी सोर्स से वो जुड़ा हुआ होना चाहिए। समझ में आ गया क्वेश्चन क्या है। हमें एक ऐसी डिवाइस का रेजिस्टेंस निकालना है जितना करंट ये तीनों लेते हैं उतना वो अकेला ले और इतने ही वोल्टेज से वो लगा हो। तो बताओ उसका रेजिस्टेंस कितना होगा, है ना। तो पहले तो ये पता करना पड़ेगा।
और इसे पता करने के लिए इस सर्किट का क्या पता होना चाहिए, टोटल रेजिस्टेंस। तो पता करो, कैसे करोगे, 1/100 1/50 प्लस 1/500, ओके। 1/RP कितना 500, यहाँ पर कितना लिखूँ 5, यहाँ पर कितना लिखूँ 10, यहाँ पर 1, ठीक है। ये कितना बना 16/500, या मैं कहूँ कि RP जो होगा वो इसका उल्टा 500/16, ठीक है। कितना बनेगा 500/16 जब कराओगे तो ये 31.25 पक्का। ठीक है, लिखता हूं 31.25 इतना ओम, ठीक है। यहां तक बात आ गई समझ में। ये टोटल रेजिस्टेंस हो गया। अब टोटल रेजिस्टेंस पता है, वोल्टेज पता है, तो क्या पता चल जाएगा बताओ, करंट। तो करंट किसके इक्वल होता है, V/R। V है 220 और रेजिस्टेंस आपने निकाल कर बता दिया 31.25। यहाँ से I की वैल्यू निकालेंगे। I की वैल्यू जो निकल कर आएगी वो 7.04 आएगी, वो मैं यहाँ लिख देता हूँ 7.04 एम्पियर। अब बताओ, अगर कोई एक डिवाइस है जो इतना करंट फ्लो हो रहा हो उसमें और इतना वोल्टेज हो, तो बताओ वहाँ पर रेजिस्टेंस कितना रहा होगा। तो बिल्कुल लिखा हुआ है वो तो बोर्ड पर, करंट अगर इतना ले रही होगी, करंट अगर इतना होगा और वोल्टेज इतना होगा, तो रेजिस्टेंस का आंसर कितना आ रहा होगा 31.25। ये तो यहीं से देखने में समझ आ रहा है। तो वो डिवाइस, हमें वो जो रेजिस्टेंस निकाल कर देना था, वो रेजिस्टेंस किसके इक्वल है 31.25 ओम के, जिसके थ्रू कितना करंट फ्लो होगा बोलो 7.04, जब वो किससे कनेक्ट की जाएगी 220 वोल्ट सोर्स से, ठीक है। तो हमारा फाइनल आंसर 31.25 ओम होगा, ये वो रेजिस्टेंस की वैल्यू होगी, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 इसी पेज पर पढ़ रहा हूँ। व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ कनेक्टिंग इलेक्ट्रिकल डिवाइस इन पैरेलल विद द बैटरी इंस्टेड ऑफ कनेक्टिंग देम इन सीरीज। ऐसा क्या फ़ायदा होता है पैरेलल में कनेक्ट करने पर। तो आंसर है कि जब हम डिवाइस को पैरेलल कनेक्ट करते हैं इस तरह से, ठीक है, 2 पॉइंट के बीच में, तो उससे ये बेनिफिट होता है कि जो वोल्टेज उनमें रहता है उसकी वैल्यू सब में कैसी रहती है, सेम। जबकि सीरीज के केस में अगर कनेक्ट किया जाए उनको, तो वहाँ पर जो वोल्टेज होता है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो जैसे इस रूम में जितने भी बल्ब लगे हुए हैं वो सब इक्वल वोल्टेज से चल रहे हैं। अभी क्यों चल रहे हैं, क्योंकि यहाँ जो ये सर्किट बना हुआ है, ये सर्किट में हमने कनेक्शन कैसे किए हुए हैं, पैरेलल। अगर हमने पैरेलल ना किए होते तब क्या हो रहा होता। तो आंसर है, एक जो बल्ब है वो बहुत धीमे जल रहा होता, बहुत कम, एक बहुत तेज जल रहा होता, एक मीडियम चल रहा होता। तो रोशनी जितना आना चाहिए था लाइट उतना नहीं आ रही होती, जबकि वो पावर उसकी फुल है, लेकिन कितनी आती, बहुत कम, क्योंकि वहाँ वोल्टेज बहुत कम आ रहा है। समझ में आ रही है बात। तो पैरेलल में लगाने से क्या बेनिफिट हुआ कि जितने यहाँ पर बल्ब लगे हुए हैं वो सब के सब इक्वल वोल्टेज से चल रहे हैं, कोई लो या कोई कम नहीं मिल रहा है किसी को। करंट भी सबको, जो करंट है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जा रहा है, जो करंट आ रहा है वो सब में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है अकॉर्डिंगली उनकी जो भी पावर है। तो ज़्यादा पावर वाला है वो ज़्यादा करंट खींच ले रहा है ना। जो कम पावर वाला है वो कम करंट में ही अपना काम चला रहा है। समझ में आ रही है बात। जब आप एसी चलाते हो तो ज़्यादा बिल आता है, कूलर चलाते हो तो कम बिल आता है। क्यों? क्योंकि एसी की पावर ज़्यादा है, वो ज़्यादा करंट खींचता है, ज़्यादा एनर्जी खींच लेता है, उसी के हिसाब से आपका बिजली का बिल आता है ना। और कूलर जो है वो कम पावर का है तो कम करंट खींचता है। कम करंट खींच रहा है, मैं कह रहा हूं मतलब कम एनर्जी खींच रहा है, समझ रहे हो, कम एनर्जी। क्योंकि ज़्यादा करंट खींचेगा तो ज़्यादा एनर्जी लगी होगी ना उनको पुश करने में, तो ज़्यादा करंट खींचेगा यानी ज़्यादा एनर्जी लगा रहा होगा कोई वहाँ से, तो ज़्यादा एनर्जी आपने उनकी कंज्यूम कर ली, तो आपका जो इलेक्ट्रिसिटी का बिल आएगा वो ज़्यादा आएगा, है ना। तो इलेक्ट्रिसिटी का बिल कम आए वही तो हमारे लिए बेनिफिशियल है। तो उनको कैसा लगाया जाए, ऐसा,
नहीं तो अगर आप सीरीज में लगा दोगे तो क्या होगा, एक छोटा सा बल्ब है 10 वाट का, एक 50 वाट का है, इसमें भी 5 एम्पीयर का करंट आ रहा है, इसमें भी 5 एम्पीयर का करंट आ रहा है, सब में करंट कैसा जा रहा है, सेम। तो जो छोटी सी डिवाइस है उसमें इतना बड़ा करंट जा रहा है, वो डैमेज हो जाएगी या नहीं हो जाएगी, है ना। तो ऐसे लगाने से ये बेनिफिट होता है कि जो छोटी डिवाइस है वो छोटा सा करंट ले लेगी, जो बड़ी डिवाइस लगा के रखी होगी वो बड़ा करंट ले लेगी। तो इसलिए पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगाना ज़्यादा बेनिफिशियल होता है।